लास्ट टाइम हम लोग पढ़ रहे थे FBD। FBD, फ्री बॉडी डायग्राम ना। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं ये हम लोगों ने सीख लिया था शायद, नहीं सीख पाए थे? सीख लिया था पक्का? आना बोलो भाई। चलो देखते हैं, एक छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे देखो, ये देखो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ ना, फिर उसके बाद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ा देंगे आपको। और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ाते के साथ फिर हम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर ट्रांसलेशन और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम फॉर रोटेशन दोनों के लिए पढ़ा देंगे। फिर कंबाइंड ट्रांसलेशन और रोटेशन का कॉम्बिनेशन पढ़ा देंगे। क्लियर है? फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे एंगुलर मोमेंटम पे। किस पे? एंगुलर मोमेंटम पे। ठीक है, तो देखो फटाफट, और उसके बाद एंगुलर मोमेंटम पे क्वेश्चंस। तो देखो इधर देखो, क्योंकि आपको ये पढ़ना वास्तव में जरूरी है, नहीं पढ़ोगे तो आगे हम नहीं बता सकते, नहीं पढ़ा सकते आपको। क्यों नहीं पढ़ा सकते? क्योंकि आगे आपको समझ ही नहीं आएगा कुछ भी, तो पढ़ोगे क्या? ठीक है, ये रोलर है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है मेरे बच्चों, आप फटाफट बना दो, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। ये एक रोलर है और ये रोलर से दो स्ट्रिंग कनेक्टेड है ऐसे, मतलब स्ट्रिंग कनेक्टेड है, सॉरी ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है, ऐसे इधर स्ट्रिंग लगा हुआ है, ऐसे इधर स्ट्रिंग लगा हुआ है। ठीक है, और दो ब्लॉक हैं, एक ब्लॉक इधर लटका हुआ है, दूसरा ब्लॉक इधर लटका हुआ है। और ये स्ट्रिंग, सॉरी ये जो पुली है, ये पुली बच्चे ऐसे है, ऐसे। ठीक है, इस पे ठीक, इस ब्लॉक का मास है m1, इस ब्लॉक का मास है m2। अगर m1 m2 से ज्यादा होगा, m1 m2 नहीं लेता हूं मैं आपके लिए, मैं ले लेता हूं इसको, सपोज करो ये 6 kg का ब्लॉक है और ये 4 kg का ब्लॉक है, तो कौन सा ब्लॉक किसको खींचेगा? कौन सा ब्लॉक किसको खींचेगा? बोलो बच्चे, क्या 6 kg वाला ब्लॉक 4 kg वाले ब्लॉक को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? खींचेगा। इधर की तरफ खींचेगा, ऊपर की तरफ, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा और ये वाला नीचे आएगा। तो हमने क्या किया, यहां हमने इसको ऐसे एक सरफेस दे दिया, ऐसे एक सरफेस दे दिया, जिससे कि अब ये नीचे नहीं आ सकता। क्या नहीं हो सकता? अब ये नीचे नहीं आ सकता। क्लियर है? अब ये नीचे नहीं आएगा। ओके, तो अब आपको बताना है या आपको बनाना है कि इस ब्लॉक 4 kg और 6 kg का क्या फ्री बॉडी डायग्राम होगा। ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक 4 kg एंड 6 kg। ड्रॉ एफबीडी ऑफ ब्लॉक 4 kg एंड 6 kg, 4 kg एंड 6 kg एंड 6। ठीक है, तो देखो क्या करो, हमारे पास जो प्रोसेस है किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का, वो प्रोसेस क्या है मेरे बच्चों? वो प्रोसेस सीधा सीधा आप जानते हो, किसी भी बॉडी का अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो हम कहते हैं ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स, रिएक्शन। यही तो करते हैं, ड्रॉ ड्रॉ द बॉडी, सेल्फ वेट, एक्सटर्नल फोर्स और रिएक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 4 kg का बनाना है तो 4 kg को हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे। हमने ड्रॉ किया, सेल्फ वेट इसका कितना होगा बताओ? 4 kg का 40 या 4 इंटू जी, 4 इंटू जी किधर लगेगा? डाउनवर्ड। किधर लगेगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। और कहां से पास होगा? उसके सेंटर से। तो ये उसका सेंटर हुआ, यहाँ से पास। ठीक है भाई, वर्टिकली डाउनवर्ड हो गया। अच्छा, अब इसके बाद ये कनेक्टेड है किसी स्ट्रिंग से, बिल्कुल कनेक्टेड है, ये आपका स्ट्रिंग है। क्या है ये? स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है ये। अच्छा, इस स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो इस स्ट्रिंग में क्या आएगा भाई? टेंशन। क्या आएगा? टेंशन। अच्छा, टेंशन आएगा तो टेंशन क्या करेगा? इसको पुल करेगा। क्या करेगा? पुल करेगा। किधर की तरफ? अपनी तरफ। तो अपनी तरफ पुल करने वाला फोर्स लगा दिया हमने, एक टेंशन टी। टेंशन टी। ठीक है बच्चे? अच्छा, उसके बाद अब ये बताओ, जब इसका हमने
फ्री बॉडी डायग्राम, अब देखो ये हमने टेंशन दिखा दिया इसका और एक सेल्फ वेट दिखा दिया। अब उसके बाद आता है रिएक्शन, रिएक्शन एट ऑल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मेरे सारे बच्चे बताएंगे क्या इस 4 kg का किसी सरफेस से कांटेक्ट है कि नहीं है? नो सर। नहीं है। इसका मतलब है आपको यहाँ कांटेक्ट, सरफेस कांटेक्ट के कारण रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत धीरे से आवाज आई है किसी बच्चे की, धन्यवाद। यहाँ आपको सरफेस के कारण, क्योंकि सरफेस से कांटेक्ट में नहीं है, इसलिए सरफेस के कारण यहाँ आपको रिएक्शन दिखाने की जरूरत नहीं। क्लियर है? अच्छा, तो ये हो गया इसका एफबीडी, काम खत्म। कोई दिक्कत? चल अब आ जाओ 6 kg ब्लॉक को देखते हैं। 6 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं भाई। 6 kg ब्लॉक को हमने यहाँ बनाया, यहाँ बनाया 6 kg। अब इसको हम करेंगे 6 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे तो हम वही प्रोसेस फिर से फॉलो करेंगे। ड्रॉ द बॉडी, जो कि हमने कर लिया है। सेल्फ वेट बिल्कुल दिखाना है, कितना सेल्फ वेट इसका होगा बोलो? 6 इंटू टी, किधर की तरफ? डाउनवर्ड दिखाया। क्लियर है? वर्टिकली डाउनवर्ड वो दिखाया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या ये ब्लॉक किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है? यस सर। बिल्कुल है। क्या उसमें टेंशन आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा, अब एक चीज यहाँ मेरे बच्चों याद रखनी है। क्या याद रखनी है मेरे बच्चों? कि देखो, जब भी कोई दो बॉडी किसी स्ट्रिंग से कनेक्टेड हो, तो किसी एक सिंगल कनेक्टेड हो, तो उस पूरी स्ट्रिंग में टेंशन हर जगह सेम होगा, बशर्ते कंडीशन ये है कि जो कांटेक्ट है सरफेस, जो कांटेक्ट है स्ट्रिंग का पुली के साथ, वो कांटेक्ट हमेशा फ्रिक्शनलेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रिक्शन। फ्रिक्शनलेस। अगर ये कांटेक्ट फ्रिक्शनलेस है, ये कांटेक्ट फ्रिक्शनलेस है, तो मेरे बच्चों, अगर ये कांटेक्ट फ्रिक्शनलेस है, तो मेरे बच्चों इस स्ट्रिंग में यहां से लेके यहां तक टेंशन हर जगह क्या रहेगा? सेम। इस बात को ध्यान में रखना। अगर कांटेक्ट सरफेस स्ट्रिंग और या कांटेक्ट बिटवीन स्ट्रिंग एंड रोलर is frictionless, then tension at every point in string must be what? Same. तो यहाँ जो कांटेक्ट है वो फ्रिक्शनलेस है। जो कांटेक्ट है इन दोनों के बीच में वो कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शन नहीं है दोनों के बीच में। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो टेंशन हर जगह क्या होगा इस स्ट्रिंग में, यहां से लेके यहां तक बोलो? सेम। और अगर यहाँ आपने इस स्ट्रिंग में टेंशन टी माना है, तो मेरे बच्चों बताओ यहाँ स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा? टी ही होगा। और किधर की तरफ होगा? टेंशन हमेशा बॉडी को पुल करता है। ये बॉडी है, इसको पुल करने वाला फोर्स, स्ट्रिंग इधर लगा हुआ है तो इसको पुल करने वाला फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। तो ये हमने ऊपर की तरफ दिखा दिया। ये हो गया टेंशन। क्लियर? बोलो। यस। ये समझ में आया? यस सर। टेंशन हर जगह क्या रहेगा? सेम। क्यों रहेगा? क्योंकि अगर कांटेक्ट बिटवीन पुली एंड स्ट्रिंग इज फ्रिक्शनलेस, देन टेंशन इन दिस स्ट्रिंग एट एवरी पॉइंट शुड बी कांस्टेंट। किसी एक सिंगल स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा, अगर वहां कांटेक्ट कैसा है? फ्रिक्शनलेस। क्लियर है? तो यहाँ टेंशन सेम, बिल्कुल सही। अच्छा, इस 6 kg मास का, क्या ये 6 kg मास किसी सरफेस से कांटेक्ट में है? बिल्कुल है। तो क्या आएगा? रिएक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर और बॉडी की तरफ। तो प्लेन के परपेंडिकुलर और बॉडी की तरफ रिएक्शन दिखा दो। देखो, यही तो रिएक्शन होगा शायद, यही तो रिएक्शन होगा। देखो
क्या यही रिएक्शन है, इसी लाइन पे होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. क्लियर है? तो ये हो गया रिएक्शन, ये हो गया रिएक्शन। ठीक, बोलो, चलेगा? Yes, sir. ये बना लो, ये हो गया रिएक्शन। अब यहाँ अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा, कोई आपसे पूछे टेंशन फोर्स कितना लगेगा, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना आएगा, या इस स्ट्रिंग पे टेंशन फोर्स कितना लगेगा, वो निकालने के लिए, वो दिखाने के लिए मेरे बच्चों आपको फ्री बॉडी डायग्राम के साथ साथ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ये बना लिया आपने? बनाया नहीं बनाया? बना लो। अब लिखो, लिखो। अच्छा मान लो मैं आपसे कहूं कि पुली का फ्री वर्ड डायग्राम बनाओ, तो क्या पुली का फ्री वर्ड डायग्राम बना लोगे कि नहीं बना लोगे? मान लो पुली का मास भी हमने दे दिया, मास ऑफ पुली इज, सपोज करो, जो कि आपको क्वेश्चन में जब आप रोटेशन का क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें मास ऑफ पुली दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? दिया जाएगा, मास ऑफ पुली भी दिया जाएगा। तो मास ऑफ पुली भी दिया जाएगा तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो निकालने आता ही है कि नहीं आता है? आता है। पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना जानते हो, किसी पॉइंट के पुली क्या है, एक डिस्क है, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते ही हो निकालना। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए मास चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए, ठीक है। टॉर्क निकालना होगा, टॉर्क के लिए आपको टेंशन निकालना पड़ेगा यहाँ और यहाँ, उसके लिए भी आपको, ठीक है। तो अगर मास ऑफ पुली दे दिया, मान लो कि मास ऑफ पुली 2 kg है, मास ऑफ पुली 2 kg है, तो बताओ पुली का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? देखो बच्चे ध्यान से समझो, पुली का फ्री बॉडी डायग्राम, जिसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है उसको ड्रॉ करते हैं। किसको ड्रॉ करेंगे बताओ? पुली को। तो हमने यहाँ पुली को ड्रॉ कर दिया, ध्यान से देखो, बड़े आराम से समझ में आएगा आपको। पुली को हमने ड्रॉ कर दिया, ड्रॉ द बॉडी। इसका सेल्फ वेट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके पास मास है, तो मास है तो इसका वेट होगा। इसका वेट कितना होगा बोलो? इसका 2G. वेट कितना होगा? 2g। कितना होगा? mg होता है ना, तो इसका मास है कितना? 2G. 2 किलोग्राम। तो इसका सेल्फ वेट कितना होगा भाई? 2. 2g होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, इसका सेल्फ वेट हो गया। अब आ जाओ इस पे एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? एक्सटर्नल फोर्स की। क्या एक्सटर्नल फोर्स यहाँ एक्ट करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। क्यों? क्योंकि इस पुली से क्या कांटेक्ट में है? String. स्ट्रिंग, उसके ऊपर स्ट्रिंग है ना। आप सोच के देखो, एक पुली ऐसे लगी हुई है और उसके दोनों तरफ स्ट्रिंग ऐसे लटका हुआ है और उस स्ट्रिंग से बॉक्स लटके हुए हैं, तो क्या उस स्ट्रिंग का दबाव उस पुली पे आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. आएगा ना बच्चे, Yes, sir. कि नहीं आएगा? आएगा. आएगा ना। तो देखो, उस पुली का दबाव उसके ऊपर आएगा, तो उस पुली, वो पुली का दबाव मतलब वो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा। तो बताओ, इस स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग इसके ऊपर है, तो हम पहले स्ट्रिंग दिखा लेते हैं भैया, इसी स्ट्रिंग के कारण तो इस पे दबाव है। तो ये स्ट्रिंग दिखा दिया हमने, यहां से यहां हमने काट लिया इसको। तो बताओ, ये रस्सी इधर, इधर यहाँ पे टेंशन आया था कि नहीं आया था? आया था। किसके कारण? String. ये 6 kg का मास नीचे जा रहा था और ये 4 kg का मास भी नीचे जा रहा था, तो इसमें टेंशन था, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो टेंशन आप यहाँ दिखाए हो इस बॉक्स पे, चूंकि आप जानते हो न्यूटन का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन क्या कहता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अरे यही तो है न्यूटन का थर्ड लॉ। Yes, sir. थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। किसी भी
क्रिया का प्रतिक्रिया बल लगता है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो बताओ यहाँ पे जो टेंशन आया था वो इस स्ट्रिंग में किसके कारण आया था? इस बॉक्स के कारण यहाँ पे आपने दिखाया था, क्योंकि स्ट्रिंग इसको पुल कर रहा था ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे इस स्ट्रिंग में, ऊपर वाले स्ट्रिंग में टेंशन किधर आएगा? नीचे की तरफ। तभी तो इसका प्रतिक्रिया बल ये वाला हुआ कि नहीं? रिएक्शन फोर्स ये, भाई अगर ये एक्शन है तो ये वाला क्या हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? रिएक्शन हमेशा अपोजिट लगता है कि नहीं लगता है? ठीक है, तो ये हो गया रिएक्शन। अच्छा, यहाँ बताओ रिएक्शन है कि नहीं है? यहाँ पे नहीं है, इधर की तरफ, नीचे नीचे की, ये तो ये तो हो गया एक्सटर्नल फोर्स। ओके, और कोई? अच्छा, ये हो गया एक्सटर्नल फोर्स। क्या रिएक्शन है यहाँ पे कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये जो पुली है ना, ये पुली यहाँ हिंज है। क्या है ये? हिंज है। ऐसे पिन लगा के इसको रोका गया होगा, नहीं तो ये रुकता नहीं है। किधर की तरफ चला आता? नीचे की तरफ। अगर ये नीचे की तरफ आता तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम में होता कि नहीं होता? नहीं होता। तो कहने का मतलब क्या यहाँ रिएक्शन आएगा? बिल्कुल आएगा, रिएक्शन बिल्कुल आएगा। अच्छा ये बताओ, ये पुली किधर की तरफ किधर की तरफ आ रही थी? नीचे की तरफ की नहीं? अगर आती तो किधर आती? नीचे की तरफ। तो इस पे रिएक्शन किधर लगेगा? ऊपर की ओर। ऊपर की तरफ। तो ये हो गया रिएक्शन, ये हो गया। ये बन गया FBD। क्या बन गया? FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, क्या बन गया ये? फ्री बॉडी। क्लियर? पक्का? चलो आगे चले। चलो देखो, एक और देखो, फिर उसके बाद कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताता हूं मैं आपको। जैसे मैं ये दे दूं क्वेश्चन आपको और मैं आपसे पूछूं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना, सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आप, उसके बाद मैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम समझाता हूँ, फिर उसके बाद आता हूँ अपने टॉपिक पे। जैसे ये रोलर है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग खुद ही बना लो। ये रोलर है और इस पे इसको हमने ऐसे रख दिया। कैसे रख दिया मैं आपको बता रहा हूँ। इसको हमने ऐसे रख दिया, ऐसे। देखो, ठीक है, इसको हमने ऐसे रख दिया। क्लियर है? ये एंगल मान लो, ये वाला नहीं, ये वाला है। ये एंगल मान लो कि थीटा है, ठीक है। और इस पुली का मास ऑफ पुली इज इक्वल टू m। ठीक है, मास ऑफ पुली इज इक्वल टू m। ठीक है, और ये सरफेस में ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना। इसका क्या बनाना है आपको? फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। पुली के केस में आप एक चीज करना, हमेशा दो लाइन खींचना, एक हॉरिजॉन्टल से और दूसरा वर्टिकल से। दो लाइन खींचोगे और वो दोनों लाइन कहां से पास होनी चाहिए? उस पुली के सेंटर से पास होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि कम से कम आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो सेल्फ वेट है वो किस लाइन पे एग्जिस्ट करेगा। मेरी बात समझना ध्यान से। पुली के केस में या रोलर के केस में
हमेशा एक चीज आप दिमाग में रखना, या स्फेयर के केस में हमेशा आप एक चीज दिमाग में रखना कि जब भी हम पुली या रोलर या स्फेयर का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि दो लाइन खींचेंगे। एक, दोनों लाइन पहले तो कहां से पास होनी चाहिए, उसके सेंटर से पास होनी चाहिए, और दोनों लाइन एक हॉरिजॉन्टल के पैरेलल और दूसरा वर्टिकल के पैरेलल। एक हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल या हॉरिजॉन्टल के पैरेलल, दूसरा वर्टिकल के पैरेलल, दो लाइन खींचेंगे। दोनों लाइन कहां से पास होनी चाहिए, उस पुली, उस स्फेयर या उस डिस्क जो भी आप कह लो, उसके कहां से पास हो, उसके सेंटर से पास हो। कहां से पास हो, उसके सेंटर से। तो देख बच्चे, हम लोग दो लाइन खींच रहे हैं। एक लाइन हमने खींचा, ध्यान से देखो, ये हमने खींचा। ये क्या ये लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है कि नहीं है, Yes, sir. और कहां से पास हो रही है, क्या उसके सेंटर से पास हो रही है कि नहीं हो रही है। Yes, sir. और दूसरी लाइन हम खींचेंगे जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी, और वो परपेंडिकुलर के पैरेलल होगी। क्या इसके पैरेलल है कि नहीं है ये वाली लाइन। Yes, sir. क्लियर है ना। इससे जानते हो क्या पता चलेगा आपको, इससे पता ये चलेगा क्योंकि रोलर है, रोलर का कोई शेप नहीं होता है। नहीं है, वो तो गोल है, कैसे भी रख दो वो क्या दिखेगा आपको, उसका एंगल आपको पता नहीं चलेगा। जैसे बॉक्स है, बॉक्स को हम ऐसे रखें तो हम कहेंगे कि ये वाला जो प्लेन है, ये वाला लाइन जो है, या ये वाला जो सरफेस है, ये नीचे वाला जो सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, कह सकते हैं। Yes, sir. अगर हम बॉक्स को, उसी बॉक्स को ऐसे रख दें, उसी बॉक्स को ऐसे रख दिया, तो क्या ये वाला सरफेस, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। नहीं। नहीं है, ये आपको पता चल रहा है। लेकिन रोलर है, इसी रोलर को मैं ऐसे रखूं मेरे बच्चों, ऐसे रखूं, या इसी रोलर को ऐसे घुमा के ऐसे बना दिया, बताओ। इन दोनों में कौन से वाले का सरफेस हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है, दोनों नहीं पता। नहीं बता सकते। बता सकते हैं, नहीं सर। नहीं कर सकते। इसीलिए बच्चे हम लोग क्या करते हैं, हमेशा रोलर के केस में एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन खींच लेते हैं जो कि उसके सेंटर से पास हो। कहां से पास हो, उसके सेंटर से। तो एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन खींचा जो कि उसके सेंटर से पास हो गया। चलो, अब हमें मुझे लगता है कि अब आप लोगों को दिखाने में थोड़ा आसानी होगी, सेल्फ वेट दिखाने में आसानी होगी, और आपको रिएक्शन दिखाने में आसानी होगी, आपको एक्सटर्नल फोर्स दिखाने में आसानी होगी। जो आप सोचो उसी को दिखाने में आपको आसानी होगी। चलो मैं बात करता हूँ, पहले इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या जरूरी है, इसका सेल्फ वेट जरूरी है कि नहीं, बोलो तो बताओ। इसका सेल्फ वेट, ड्रॉ द बॉडी, हम यही बना रहे हैं, ड्रॉ द बॉडी। सेल्फ वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड, बताओ किस लाइन पे होगा, क्या इस वाली लाइन पे होगा कि वाई नहीं एक्सिस होगा, पे। यस सर। यही होगा कि नहीं होगा। यस सर। ये हो गया इसका सेल्फ वेट। सेल्फ वेट कितना हो जाएगा, क्या mg होगा। यस सर। क्लियर है, सेल्फ वेट हो गया। एक्सटर्नल फोर्स तो कोई है नहीं, क्या रिएक्शन होगा कि नहीं होगा यहाँ पे, होगा। क्यों होगा, सरफेस है इसलिए। यस, दो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसलिए। कितने कॉन्टैक्ट सरफेस है, दो। दो कॉन्टैक्ट सरफेस है। तो दो कॉन्टैक्ट सरफेस है इसलिए यहाँ क्या होगा, रिएक्शन। तो दो कॉन्टैक्ट सरफेस देख लेते हैं हम लोग। एक कॉन्टैक्ट सरफेस तो ये है भाई, ये वाला, और दूसरा कॉन्टैक्ट सरफेस यहाँ है कि नहीं, बोलो। यस सर। और जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और बॉडी की तरफ। तो यहाँ वाला रिएक्शन मान लो यहाँ 0.1 है और ये वाला 0.2 है, तो 0.1 वाला रिएक्शन तो हम लोग बड़े आराम से दिखा लेंगे भाई, नहीं दिखा पाएंगे, बिल्कुल दिखा लेंगे। बताओ क्या ये वाला पॉइंट वाला रिएक्शन जो होगा इसी लाइन पे होगा कि नहीं होगा, ये बताओ पहले। इसका नाम हमने क्या दे दिया, R1। क्यों इसी लाइन पे होगा भाई,
क्योंकि ये वाला जो सरफेस है इस रिएक्शन के क्या है, या इस वाले रेफरेंस एक्सिस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो रिएक्शन हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर और बॉडी की तरफ। तो ये हो गया प्लेन इसके परपेंडिकुलर और बॉडी की तरफ। क्या रिएक्शन R1 ठीक दिखाया हम लोगों ने? दिखाया कि नहीं बोलो? यस सर। अब आ जाओ रिएक्शन 2 की बात करते हैं। 2 पे रिएक्शन की डायरेक्शन बोलो, प्लेन के परपेंडिकुलर बॉडी की तरफ। तो बताओ ये वाला प्लेन है कि नहीं है? Yes, sir. इसके परपेंडिकुलर मतलब इस लाइन पे होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और इधर की तरफ बॉडी की तरफ। तो देखो इस लाइन पे और बॉडी की तरफ दिखाया हमने। देखो ये है, ये हो गया आपका R2। चलेगा? Yes, sir. अब देखो R1 की डायरेक्शन तो आपको दिख रही है, हॉरिजॉन्टल में है, लेकिन R2 की डायरेक्शन आपको नहीं दिख रही है। तो R2 की डायरेक्शन मतलब उसका किसी प्लेन से, हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से एंगल। डायरेक्शन मतलब किसी रेफरेंस एक्सिस से उसका एंगल डायरेक्शन होता है। जैसे नेवी में डायरेक्शन देते हैं ना, जब जब जहाज चलती है तो कहते हैं 30 डिग्री ईस्ट में जा रही है, या 30 डिग्री नॉर्थ टू ईस्ट जा रही है, या ईस्ट टू नॉर्थ जा रही है। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो वहां डायरेक्शन देते हैं। ऐसे ही हर जगह डायरेक्शन होता है। देखो जो फोर्स है वो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी की स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब उसमें मैग्नीट्यूड के साथ और क्या होना चाहिए? डायरेक्शन। तो बताओ इसका डायरेक्शन हम दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? Yes, sir. डायरेक्शन तो हो गया इधर, लेकिन इसका रेफरेंस एक्सिस से क्या डायरेक्शन होगा ये दिखाना हमको पड़ेगा। तो क्या हम R2 की डायरेक्शन रेफरेंस एक्सिस से बताएं? नहीं। बिल्कुल बताना पड़ेगा। देखो R1 की डायरेक्शन तो हो गई हॉरिजॉन्टल लाइन पे, लेकिन R2 की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल लाइन पे नहीं है, ना ही वर्टिकल पे है, वो किसी एंगल पे है। तो वो एंगल कितना होगा ये हम कैसे दिखाएंगे? देखो यहां देखो, ये एंगल थीटा है यस सर। ना बच्चे? अगर ये एंगल थीटा है तो मेरे बच्चों ये बताओ कि क्या ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. होगा कि नहीं होगा? भाई देखो अगर ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं? होगा ना यार? ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस बेटा होगा। अच्छा ये 90 माइनस थीटा होगा तो देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। Yes, sir. तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो क्या ये वाला 90 माइनस थीटा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला 90 minus theta. अच्छा ये 90 माइनस थीटा है तो ये वाला एंगल बता सकते हो क्या? थीटा। थीटा। गुड, ये थीटा होगा। क्या होगा ये? Theta. थीटा। पक्का? Hmm. पक्का? अरे आया समझ में? नहीं आया ये बताओ? यस सर। पक्का ना? यस सर। अब देखो ये होगा, हो गया थीटा, ये हो गया। अब ये हो गया R1, ये हो गया R2 एट एन एंगल थीटा, ये हो गया आपका mg, काम हो गया खत्म। ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम। क्या हो गया? फ्री बॉडी Diagram. दिस इज द फ्री वर्ल्ड। रोलर का मैंने बताया आपको, रोलर के केस में हमेशा कहीं पे भी आपको रोलर मिले, और मिलेगा जरूर। रोलर के केस में कहीं पे भी आपको रोलर का फ्री वर्ल्ड डायग्राम ऐसे रखा हुआ है, बनाना है, मान लो रिएक्शन निकालना है, आप क्या करो, रोलर बनाओ, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींच दो जो कि उसके सेंटर से पास हो, आधा काम आपका वही हो जाता है, आधा काम आपका वही हो जाता है। जैसे ही आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचते हो आधा काम आपका वही हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको रेफरेंस लाइन मिल जाता है। क्या मिल जाता है आपको? रेफरेंस लाइन। ये मिल गई आपको रेफरेंस लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और इस रेफरेंस लाइन से आपको पता ये चल गया कि जो R1 होगा वो इसी लाइन पे होगा और R2 इस लाइन से किसी एंगल थीटा पे होगा। ऐसा हम क्यों करा रहे हैं अब हम बता रहे हैं आपको।
अब कहानी आगे की सुनो, ये समझ में आया कि नहीं बताओ ये पहले। यस सर। अब आ जाओ, लिखो लिखो, क्या लिखोगे? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखो, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है जानते हो आप लोग? कोई बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम? सर एफ नेट 0 होगा। एफ नेट 0 होगा। ठीक है भाई, चलो हमने एफ नेट 0 कर दिया। ओके, पंखा चल रहा है, वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? नो सर। नहीं है। मोशन क्यों नहीं इक्विलिब्रियम है? तब भाई वो तो रुका हुआ है, वो तो वो वहां पे रोटेट हो रुका रहा हुआ है। है ना, वो तो आया तो है नहीं। नो सर। वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? नहीं है नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि रोटेट हो रहा है। क्योंकि वो रोटेट हो रहा है। तो देखो, बहुत बढ़िया विनय, बहुत अच्छा बताया बच्चे, लेकिन उसमें एक कंडीशन और है। आपने सिर्फ बताया एफ नेट 0 मतलब ट्रांसलेशनल मोशन इक्विलिब्रियम, मतलब ट्रांसलेशनल, अगर बॉडी में ट्रांसलेशनल मोशन है और उसे इक्विलिब्रियम में बनाना है तो आप कह सकते हो कि एफ नेट अगर 0 कर दो, इस पे कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा, कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा, मतलब इसका कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा, और एक्सेलेरेशन नहीं होगा तो ये बॉडी किसमें रहेगी? इक्विलिब्रियम में। लेकिन सिर्फ आपने वो ट्रांसलेशनल मोशन को इक्विलिब्रियम में बताया या ट्रांसलेशनल बॉडी को इक्विलिब्रियम में बताया। अगर रोटेशनल बॉडी है तो, अगर बॉडी में रोटेशन है तो वहां और क्या 0 होना चाहिए? टाउ। टॉर्क भी 0 होना चाहिए। तो लिखो, हाँ बच्चे, ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में किसी भी बॉडी, अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब उस पे नेट फोर्स 0 होगा और नेट टॉर्क 0। क्या 0 होगा? नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों क्या होंगे? 0 होंगे। अगर पूरी एक बॉडी कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में करना है तो नेट फोर्स एज वेल एज नेट टॉर्क मस्ट बी 0। तो आप लिखोगे यहाँ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में, a body is said to be in equilibrium if net force acting on the body should be 0 as well as net torque will also be what? नेट फोर्स 0 होना चाहिए, और क्या 0 होना चाहिए? नेट टॉर्क। A body is said to be in equilibrium if net force and net torque acting on the body must be what? 0. Net force and net torque acting on the body must be 0. Net force and net torque acting on the body must be 0. This will be the condition of equilibrium. ठीक है, बोलो। ओके, अब देखो, अरे ठीक है, चले आगे। आवाज ही बंद हो गई। यस सर। चलो ओके, बोला करो यार, मुझे ना फील होता है कि हाँ आप जो है ना मेरे साथ हो। ठीक है, ओके। तो नेट फोर्स और नेट टॉर्क दोनों क्या हो गए? 0। तो नेट फोर्स अगर किसी बॉडी पे 0 करना है, ध्यान से समझो, अगर नेट फोर्स 0 करना है किसी बॉडी पे, मान लो कोई बॉडी है, ये बॉडी है, सपोज करो, मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करता हूं इसको, फिर मैं आता हूं। मान लो ये बॉडी है, इस बॉडी पे ये फोर्स लग रहा है, एक 2 न्यूटन का फोर्स इधर है और 2 न्यूटन का फोर्स इधर है। क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? यस सर। यस सर। बिल्कुल है, बॉडी इक्विलिब्रियम में। अच्छा, सेम बॉडी है, इसपे 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है और 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, एंगल थीटा पे। क्या ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है कि नहीं? नो सर। है? नो सर। क्यों नहीं है? अभी भी 2 न्यूटन का इस पे लग रहा है, फिर भी नहीं है, क्यों भाई? थीटा आ गया ना। है? बिल्कुल सही, गुड। तो देखो, करना क्या है आपको,
कोई बॉडी अगर कोई किसी बॉडी पर नेट फोर्स अगर जीरो करना है, नेट फोर्स जीरो करने का मतलब हुआ कि उस बॉडी को एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में जाने से रोकना है। किसमें जाने से रोकना है? एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में जाने से रोकना है। तो कहते हैं कि अगर एक बॉडी नेट फोर्स जीरो है, इसका मतलब है फोर्स अलोंग एक्स डायरेक्शन मस्ट बी जीरो and force along y direction must be zero. क्लियर है? x डायरेक्शन में फोर्स, y डायरेक्शन में फोर्स, जीरो दोनों में फोर्स क्या होना चाहिए? जीरो। सम ऑफ, लिख लो इसको, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस along x direction must be zero and sum of all the forces along y direction must be zero. Then body will be in equilibrium. ठीक है? क्लियर है? लिखो इसको, sum of all the forces along x direction should be zero and sum of all the forces along y direction should be zero. Sum of all the forces along x direction should be zero and sum of all the forces along y direction should be zero. Clear? चले आगे। और टॉर्क जीरो तो आप जानते ही हो, किसी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या हो जाए? टॉर्क निकालना आप जानते हो कि नहीं जानते हो, ये बताओ। यस सर। क्लियर है ना? अब चलो इस पे छोटे छोटे से मैं आपको कंसेप्ट दे देता हूं, फिर उसके बाद आगे कहानी बढ़ा। ये आप देख लिए समेशन एफ एक्स जीरो और समेशन एफ वाई जीरो। ठीक, और आ जाओ इधर देखो। जैसे मान लो ये बॉडी है बच्चे, ये बॉडी है और ये ऐसे बंधी हुई है, ऐसे बंधी हुई। ऐसे इस पे हमने लगा दिया और ये हो गया इधर एक, और एक दूसरा रस्सी हो गया इधर। ये बॉक्स है और इस बॉक्स का जो मास है वो मास है 10 केजी। कितना है? 10 केजी। और ये दो रस्सी है, एक रस्सी ये है स्ट्रिंग 1 और ये है स्ट्रिंग 2, स्ट्रिंग 2। ठीक है, चल क्या ये बॉक्स इससे बंधा हुआ है तो इक्विलिब्रियम में होगा कि नहीं होगा? यस सर। बिल्कुल होगा। ये 37 डिग्री है और ये आपका 53 डिग्री। 37 और 53 की वैल्यू आप लोग जानते हो कि नहीं जानते? यस सर। साइन 37, कॉस 37, टेन 37, साइन 53, Yes, sir. कॉस 53, टेन 53, वैल्यू जानते हो ना? ठीक है, चल अब बताओ कि इस रस्सी 1 और रस्सी 2 में कितना टेंशन होगा। लिखो, डिटरमाइन द टेंशन इन रस्सी 1 एंड रस्सी 2। डिटरमाइन द टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। बिना इसके हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे भाई। ठीक है, ये आपको आना चाहिए। चले शुरू करें, शुरू करते। पहले इसका क्या बनाएंगे भाई हम लोग? बॉक्स का हम लोग क्या बनाएंगे? फ्री बॉडी डायग्राम, एफबीडी। एफबीडी बना लेते हैं। तो बॉक्स का हमने एफबीडी बनाया। देखो अब यहीं पे हमने बॉक्स है तो उस बॉक्स को हमने यहीं ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ द बॉडी हो गया। सेल्फ वेट इसका बोलो, वर्टिकली डाउनवर्ड कितना होगा? यस सर। 10 जी। 10 जी होगा कि नहीं होगा बताओ? जी की Yes. वैल्यू आप 10 ले लो, जी की वैल्यू आप जी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो। 10 इंटू जी हो गया वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, अब बच्चे बताओ आगे क्या बचता है? एक्सटर्नल फोर्स
एक्सटर्नल फोर्स है कि नहीं है? बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है। कितनी स्ट्रिंग? 2 स्ट्रिंग। क्या यहाँ अलग अलग स्ट्रिंग है या एक ही स्ट्रिंग है? अलग अलग है। अलग अलग स्ट्रिंग तो टेंशन अलग अलग की सेम अलग अलग। इन सब छोटे छोटे कंसेप्ट को आप लिखो। स्ट्रिंग अलग अलग तो टेंशन अलग अलग, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। तो क्या यहाँ स्ट्रिंग अलग अलग है? बिल्कुल अलग अलग है। तो क्या हर स्ट्रिंग में टेंशन अलग अलग होगा? बिल्कुल होगा। तो बताओ इस स्ट्रिंग में क्या टेंशन होगा? क्या मैं इस स्ट्रिंग में टेंशन लिख लूं बच्चे? क्या इस स्ट्रिंग में टेंशन T1 होगा और इसमें T2. पक्का? Yes, sir. बिल्कुल। और टेंशन हमने इस पॉइंट पे, हमको इस पॉइंट पे बधा हुआ है। क्योंकि बॉक्स का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं, इसलिए हम टेंशन जो दिखाए, इधर दिखाया हमने T1 और इधर दिखाया हमने T2. कोई दिक्कत? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. क्लियर? ओके। अब बताओ, ये हो गया T1 और T2। अब क्या करें हम लोग? क्योंकि ये T1 और T2 हो गया और ये आपका 10G हो गया। अब हम लोग लेते हैं रेफरेंस। हमको रेफरेंस बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि बिना रेफरेंस के हम ये नहीं बता सकते कि जो ये टेंशन लग रहा है वो उसकी क्या डायरेक्शन है। T1 की क्या डायरेक्शन है? आप कहोगे बॉक्स से अवे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉक्स से अवे? कोई मतलब नहीं है इसका। तो क्या करें हम लोग? रेफरेंस। और रेफरेंस हमेशा क्या लेते हैं? या हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये हो गया। ठीक चलेगा? यस ये हो सर। गया रेफरेंस। अब बताओ, अब आपको दिख रहा होगा क्या ये वाला एंगल अगर ये 37 है तो क्या ये 37 होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. क्या यस आप सर। बता सकते हो कि T2 का एंगल 37 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से? यस सर। T2 कहां लग रहा है? हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पे है। और T1 कहां लग 53 रहा है? हॉरिजॉन्टल 53 से 53 डिग्री लग रहा है कि नहीं लग रहा है? ये बताओ। पक्का? यस सर। अब आ जाओ। अब हम लोग, चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है, इसलिए हम लोग इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाएंगे। क्या है इक्विलिब्रियम की कंडीशन? बोलो। इक्विलिब्रियम की कंडीशन है समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ये है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। समेशन एफ एक्स 0 मतलब फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी 0। समेशन एफ वाई 0 मतलब फोर्स इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी 0। होगा कि नहीं होगा? बोलो। Yes, sir. फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मस्ट बी 0 और फोर्स इन वाई डायरेक्शन मस्ट बी 0। तो बोलो, फोर्स एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में निकालने के लिए क्या ये T1 और T2, अगर हम इसे x मान लें मेरे बच्चों, इसे हम x मान लें और इसे हम y मान लें, जो कि आप मानते हो, तो हमने अगर इसे x मान लिया और इसे हमने y मान लिया, तो बोलो T1 और T2 क्या x और y एक्सिस पे है? नहीं है। Not it. कौन है x और y एक्सिस? कौन है y एक्सिस पे? 10G। और कोई फोर्स ना तो x पे है ना ही y पे है। तो क्या करेंगे हम लोग इस केस में? या ऐसे हम लोग क्या करते हैं, जो भी फोर्स होगा उन सबका x और y कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं। किसमें ब्रेक करते हैं? सारे फोर्सेस को x और y कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं। जो x पे है उसे x पे रहने देते हैं, जो y पे है उसे y पे रहने देते हैं। बाकी जो भी फोर्स बचता है उन सारे फोर्सेस को x और y कंपोनेंट में हम लोग ब्रेक कर देते हैं। क्या आप लोग कंपोनेंट ब्रेक करना जानते हैं? यस सर। बिल्कुल जानते हैं। अगर आप जानते हैं मेरे बच्चों, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस T2 का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? T2 cos 37 डिग्री। T2 cos 37 डिग्री। बहुत बढ़िया, शाबाश। और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा?
T1 sin T2 30. sin 37 T2 sin 37, क्योंकि T2 को ब्रेक कर रहे हैं तो T2 को ही पहले, जिसको ब्रेक कर रहे हैं उसको पहले दोनों कंपोनेंट उसका लिख लेते हैं, नहीं तो छोड़ के एक जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो T2 को हमने ब्रेक किया, इधर T2 का कंपोनेंट हो गया T2 cos 37, इधर T2 का कंपोनेंट हो गया T2 sin 37। चलेगा? yes अच्छा, sir इसकी डायरेक्शन हमें अवे क्यों दिखाई? क्योंकि इस जो T2 है ना, इस पॉइंट पे अवे लग रहा है, इसलिए इसके कंपोनेंट की भी डायरेक्शन क्या होगी? अवे होगी। ठीक, क्लियर है? अच्छा, T1 को चलो ब्रेक करो भाई, चलो भाई T1 को ब्रेक करते हैं। T1 का ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? T1 cos 53. T1 cos 53 होगा, और ये वाला कंपोनेंट T1 sin 53. पक्का? चल, क्या सारे फोर्स अब एक्स और वाई डायरेक्शन में हो गए कि नहीं हो गए? बोलो बच्चे, भाई कौन कौन नहीं था? T1 और T2 ही तो नहीं था। हमने क्या किया, उन T1 और T2 को कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया। कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया तो ये T1 और T2 का दो कंपोनेंट हुआ, एक T1 का कंपोनेंट, T2 का, एक T1 का कंपोनेंट, T2 का कंपोनेंट ये वाला हो गया, एक T1 और T2 का कंपोनेंट ये वाला हो गया वाई में। चलेगा कि नहीं? अब क्या करते हैं, अब समेशन एफेक्ट जीरो करते हैं, मतलब एक्स डायरेक्शन में जो जो फोर्स है उसका सम जीरो कर देते हैं। तो चलो भाई समेशन इफेक्ट जीरो करते हैं। बताओ T2 cos 37 राइट डायरेक्शन में लग रहा है कि लेफ्ट डायरेक्शन में? right राइट, क्योंकि फोर्स है तो फोर्स में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है कि नहीं होता है? yes होता sir है। तो इसका डायरेक्शन क्या है, राइट की लेफ्ट? Right. राइट। अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान रहे हो तो दूसरा उसके अपोजिट वाले डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा आपको? Negative. बिल्कुल। तो चलो T2 cos, अब देखो हम लोग पहले समेशन एफेक्ट जीरो करते हैं। तो समेशन एफेक्ट जीरो मतलब एक्स डायरेक्शन में फोर्स जीरो। बताओ एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है? T2 cos 37 और T1 Cos 50. cos 53। तो T2 cos 37 ये इधर की डायरेक्शन में हो गया पॉजिटिव, T1 cos 53 की डायरेक्शन अपोजिट की सेम Opposite. अपोजिट, तो क्या माइनस ले लेंगे उसे? Yes. माइनस T1 cos 53, क्या ये बराबर जीरो हो जाएगा? Yes, sir. नहीं आया समझ? आया? Yes, sir. ये आया कि नहीं आया ये बताओ? yes Again. sir क्लियर है? या आप ले लो साइन कन्वेंशन, यहाँ लिख लो, दिस इज साइन कन्वेंशन व्हिच कैन बी यूज्ड, या which we will use in this, in all these questions। साइन कन्वेंशन लिख लो, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। चलेगा? Yes, sir. नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। ठीक है? तो ये देखो, ये राइट साइड था इसलिए पॉजिटिव, ये लेफ्ट साइड है इसलिए नेगेटिव। तो ये हो गया समेशन एफएक्स जीरो। चलो समेशन एफवाई जीरो करते हैं। अब आप लोग समेशन एफवाई जीरो मुझे बताओ, वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है? वाई डायरेक्शन में फोर्स T1 sin 50. T1 sin 53 है, T2 yes sin sir 37 है, और 10 yes जी sir है। तो चलो T1 sin 53 लेते हैं। T1 sin 53 पॉजिटिव की नेगेटिव? positive Positive. T2 sin 37 पॉजिटिव की नेगेटिव? positive पॉजिटिव। 10G minus negative माइनस 10G बराबर 0 काम खत्म, काम खत्म। हुआ कि नहीं हुआ? बोलो बच्चों। Yes, yes sir. sir ये है, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड।
आप बताओ, अगर ये इक्विलिब्रियम में रहना है तो टॉर्क भी 0 होना चाहिए। Yes, sir. अब ये बताओ, अगर मान लो इस सेंटर पॉइंट के अबाउट, इसी पॉइंट के अबाउट अगर हम लोग टॉर्क ले लें, तो क्या सारे फोर्स के कारण इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 हो जाएगा? क्यों? क्योंकि सारे फोर्स इसी पॉइंट से पास हो रहे कि नहीं हो रहे? Yes. और वो सारे फोर्स जिसके कारण आपको किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क अगर 0 है, मतलब टॉर्क 0 है, इसका मतलब है, या टॉर्क 0 हो जाएगा इसका अगर सारे फोर्स उसी पॉइंट से पास करेंगे तो, या लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस इफ passes from the same point, whether we want to calculate the torque, then torque must be 0. अगर सारे फोर्स उसी पॉइंट से पास करें जिस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क निकालना चाह रहे हैं, तो टॉर्क क्या होगा? 0 क्लियर है? तो क्या ये सारे फोर्स इसी पॉइंट से पास कर रहे हैं और इसी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालोगे, तो टॉर्क क्या आएगा? ऑलरेडी क्या है, वो 0 है। तो यहाँ टॉर्क 0 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी टॉर्क क्या है? 0 है। इसलिए यहाँ टॉर्क हम 0 नहीं करते हैं। कहाँ टॉर्क 0 करेंगे ये हम करा के आपको दिखा दें, अभी चिंता मत करो। देखो ये, तो ये हो गया बच्चे T1 cos 37 और T2 cos 37 और T1 sin cos 53 बराबर 0। इसको आप सॉल्व करो, यहां से T1 T2 की वैल्यू निकालो, T1 T2 के रेस्पेक्ट में आएगा, और उस T1 T2 के रेस्पेक्ट में यहां वैल्यू निकालो तो T1 और T2 की वैल्यू आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बोलो? तो चलो यहां से T1 और T2 का जो है रेशियो बताओ कि क्या T1 T2 में क्या रेशियो है, क्या रिलेशन है T1 और T2 में। तो देखो हम T1 और T2 में रिलेशन निकाल रहे हैं। यहाँ है पहले वाले इक्वेशन में है T2 cos 53 माइनस T1 cos 37, यही तो है। T2 cos 37 है, T2 cos 37 माइनस T1 cos 53 बराबर 0। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा T2 cos 37 इज 4/5 इज इक्वल टू T1 cos 53 मतलब 3/5, 5 को खा गया। तो देखो यहाँ आ रहा है T2 इज इक्वल टू 3/4 T1, चलेगा क्या? बोलो भाई, क्या Yes, cos 37 sin 37 cos 53 sin 53 की वैल्यू आपको पता है? लिखो sin 37 3/5, cos 37 4/5, sin 53 4/5, cos 53 3/5। अब इसमें डिवाइड कर लेना तो tan 37 की वैल्यू आ जाएगी और tan 53 की वैल्यू आ जाएगी। इतना तो आप लोग समझते हो कि नहीं समझते हो? 1037 3/4 tan 37 कितना आ जाएगा? 3/4, और tan 53 कितना आ जाएगा? 4/3। चलेगा? yes, sir. चलो बच्चे, तो T2 की वैल्यू आ गई 3/4 T1। ओके, अब आ जाओ इस T2 को इक्वेशन फर्स्ट में रख देते, सेकंड में रख देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन ये है T1 sin 53 प्लस T2 sin 37 माइनस 100G इज इक्वल टू 0। तो T1 के साथ 53 है, तो देखो इधर यहाँ रखो। सेकंड इक्वेशन है T1 sin 53 प्लस T2 sin 37 माइनस 100 इज इक्वल टू 0। 100 मतलब 10G, 10 इंटू जी, जी की वैल्यू है 10, तो 10 इंटू 10 100 हो गया, तो ये हो गया 100। अब देखो यहाँ देखो T1 sin 53 is 4/5 प्लस T2 sin 37 is 3/5 इज इक्वल टू 100। चलेगा क्या? बोलो बच्चे। तो देखो T2 की वैल्यू अब
3/4 T1 रख देते हैं, तो यहाँ हो जाएगा T1 इंटू 4 प्लस T2 इंटू T2 की वैल्यू 3/4 रखते हैं, तो T2 की वैल्यू रख देते हैं 3/4 T1, तो ये हो जाएगा 3/4 T1 इंटू 3 इज इक्वल टू 100 इंटू 5। चलेगा? बोलो, जल्दी जल्दी बोलो। अरे ये 5 दोनों में कॉमन था, हमने इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत? नो सर। चलो बच्चे, तो ये हो जाएगा, आप देखो यहाँ कैलकुलेशन करोगे तो ये हो जाएगा 16 T1 प्लस 9 T1 इज इक्वल टू 100 इंटू 5 इंटू 4। चलेगा? तो 25 T1 इज इक्वल टू 100 इंटू 5 इंटू 4, तो T1 कितना आ गया? 100 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 25, 25 चौका 100, 4 चौका 16, 25 80 न्यूटन। तो T1 कितना है बच्चे? 80 न्यूटन। कितना आया? 80 न्यूटन। तो T1 आ गया 80 न्यूटन, तो T2 कितना आया देखो? 3/4 इंटू T1, T1 इज 80, तो ये जाएगा 4 दूना 8, 20 तिया 60, 60 न्यूटन। क्लियर है? यस सर। समझ में आया कि नहीं, ये बताओ। तो ऐसे हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? जो T1 और T2 है, जो इस पे ये जो फोर्सेस लग रहे हैं T1 और T2, उसकी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। नहीं आया समझ में? आया क्या? यस सर। यस सर। गुड गुड। आया तो ये देखो, यहां देखो, ये क्वेश्चन दिखा। यहां मैं आपसे T की वैल्यू पूछूं और R की वैल्यू पूछूं, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? क्या ये इक्विलिब्रियम में है सिस्टम की नहीं है? ये सिस्टम Yes, sir. किसमें है? इक्विलिब्रियम में। तो अगर ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो क्या कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई होगी? यस सर। और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई होगा मेरे बच्चों, तो ये बताओ कि क्या हम लोग T और R की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। देखो, तो यहाँ T और R की वैल्यू निकालते हैं। चलो निकालना शुरू करें। चलो बताओ यहाँ T की वैल्यू कितनी होगी? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। गुड। क्या किया आपने? एक्स में कोई फोर्स है ही नहीं, तो समेशन एफ एक्स जीरो करने की जरूरत नहीं है। आपने समेशन एफ वाई जीरो कर दिया, समेशन एफ वाई जीरो कर दिया। वाई डायरेक्शन में फोर्स देखो, टी ऊपर है और 4g नीचे, तो -40 इज इक्वल टू 0। तो टी कितना आया? आ गया कि नहीं आ गया? 40 न्यूटन। यहां देखो, समेशन एफ वाई जीरो करो, बताओ इक्वेशन बोलो, क्या लिखोगे? बोलो फटाफट। T प्लस R T minus 6 equal to 0. R इज इक्वल टू 60। चलेगा? यस सर। गुड। तो T की वैल्यू आपको पता ही हो गया, कितना? 40। तो 40 प्लस R इज इक्वल टू 60। तो R कितना आया? 20। क्या कैलकुलेट कर लेंगे मेरे बच्चे अब? यस सर। पक्का? यस सर। चल, अगर ये कैलकुलेट कर लोगे तो ये वाला करके बताओ, यहाँ R1 और R2 की क्या वैल्यू हो? इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है। ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? है। तो ये अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो R1 R2 की वैल्यू बताओ। चलो मास मैं पुली का दे रहा हूँ आपको, एक वैल्यू दे देता हूँ। मास ऑफ पुलीज मान लो m इज इक्वल टू कितना है, सपोज करो m इज इक्वल टू हो गया मान लो 10 kg, ठीक, और थीटा मान लो 37 डिग्री। चल जल्दी बोलो, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करो। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इसे क्या मान लोगे आप? इस एक्सिस को x,
और इसे क्या मान लो, y। Y। क्या अब आपको ये रेफरेंस लाइन वाली जो एक्सिस है, जो हमने रेफरेंस एक्सिस मैंने पढ़ाया दिखाया आपको, क्या अब समझ में आ रहा है कि क्यों बनाया था हमने इसको? ये हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल जो मैंने खींचा था सेंटर से पास होने वाली लाइन, क्या आपको समझ में आ रहा है कि क्यों बना था ये? Yes sir। अब समझ में आएगा। चल बोलो R1 R2 की वैल्यू बच्चों। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है अभी फिलहाल अगर देखा जाए तो? R1 R1 है और R2 कोई नहीं है, और वाई डायरेक्शन में mg। mg है और कोई नहीं है। R2 इसके ना तो कंपोनेंट x में है ना तो y में है, तो क्या करना पड़ेगा अब इसको? R2 को ब्रेक करना पड़ेगा। कर दो ब्रेक। तो R2 का ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा बोलो? ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा R2 का? R2 cos थीटा। गुड, R2 cos थीटा। और ये वाला? R2 sin थीटा। अच्छा ये बताओ, मैं डायरेक्शन इसका टुवर्ड्स द सेंटर दिखा रहा हूँ, सही है कि गलत है? सही है। सही है। जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही उसके कंपोनेंट की भी डायरेक्शन होती है। जब उसे आप ब्रेक करोगे तो कंपोनेंट की भी डायरेक्शन वही होगी। अगर फोर्स टुवर्ड्स द बॉडी लग रहा है तो उसका कंपोनेंट भी टुवर्ड्स द बॉडी ही होगा। इस बात को दिमाग में रखना। अब आपको समझ में आएगा कि अगर हम टुवर्ड्स द बॉडी ना करके इधर कर देते तो क्या जो है वैल्यूज चेंज हो जाती, मैग्नीट्यूड उसका चेंज हो जाता, बिल्कुल हो जाता। सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, उसका डायरेक्शन चेंज होने से क्या वो पॉजिटिव की जगह निगेटिव आने लगता, या निगेटिव की जगह पॉजिटिव आने लगता? बिल्कुल आने लगता। तो ये हो गया R2 cos थीटा, ये हो गया R2 sin थीटा। क्या अब आप समेशन fx और समेशन fy जीरो पुट कर लोगे? तो करो, समेशन fx जीरो पुट करो बच्चे। समेशन fx जीरो पुट करते हैं हम लोग। x डायरेक्शन में फोर्स बोलो, बोलो फोर्स x डायरेक्शन में। R1 minus R2 cos थीटा। R1 माइनस R2 cos थीटा इज इक्वल टू 0, चलेगा? यस सर। ओके। थीटा की वैल्यू है 37 डिग्री, तो R1 हो गया R2 cos 37, चलेगा? यस। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। समेशन fy जीरो करो, y डायरेक्शन में फोर्स देखो, R2 sin थीटा ऊपर है, R2 sin थीटा ऊपर है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये हो जाएगा R2 sin 37 माइनस mg। माइनस mg की वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg चलो लिख लेता हूं मैं अभी, इज इक्वल टू 0। R2 sin 37 देखो, R2 sin 37 इज इक्वल टू हो गया mg, m की वैल्यू है 10 और g 100। की वैल्यू भी 10, तो 100 हो गया। यस सर। क्या इस इक्वेशन से आप R2 कैलकुलेट कर लोगे? यस सर। R2 कितना है बच्चे बोल? 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3, चलेगा? साइन 37 3/5, 5 का इधर मल्टीप्लाई कर दिया और 3 से डिवाइड कर दिया, R2 की वैल्यू निकल गई। क्लियर? यस सर। R1 बोलो, R2 को वहां पुट करो, R1 बोलो। 400। R1 हो गया 100 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू cos 37 इज 4/5, 5। 5 से गया 400/3, ये आया था 500/3, 500 डिवाइडेड बाई 3, चलेगा? यस सर। ये हो गया न्यूटन। क्या अब आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है यस Yes, रिएक्शन sir. कैसे निकालेंगे? बोलो। Yes, sir.
क्लियर? एक और दे दें? चलो जल्दी से देखो, एक और ले लो। इधर देखो, ये देखो, ये रोलर है, हमने इसको ऐसे लगा दिया, इसको ऐसे लगा, ऐसे, ठीक। और इसे हमने स्ट्रिंग से बांध दिया। किससे बांध दिया? स्ट्रिंग से। ये लो, ये स्ट्रिंग्स हमने यहाँ बांध दिया, ठीक है। ये आपका वॉल है, ये रोलर है, ये रोलर है, इसका वेट है, वेट दे रहा हूं मैं, मास नहीं, क्या दे रहा हूं मैं? वेट। वेट। इसका वेट मान लो 1000 न्यूटन है। कितना है? 1000 न्यूटन। ये एंगल है आपका 37 डिग्री। थीटा हम 30 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 60 डिग्री दे दे। क्लियर है? तो मैं 37 पिछले सिखा रहा हूं ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। ये 37, ये स्ट्रिंग है। क्या है? स्ट्रिंग। क्लियर है? स्ट्रिंग है। लिखो, इस स्ट्रिंग में टेंशन आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और ये रोलर इस वॉल से कनेक्टेड है, तो यहाँ रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? चलो तो लिखो, डिटरमाइन टेंशन एंड रिएक्शन। टेंशन इन स्ट्रिंग एंड रिएक्शन force acting on the roller. Determine tension in string and reaction force acting on the roller. अब इसको बहुत आराम से जल्दी से मुझे बता दो, अगर आपने सीखा है तो आप बता ले जाओ। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट देख लो क्या क्या है। पहले तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में क्या खींचोगे? रोलर के केस में हमेशा रेफरेंस लाइन, जो कि कहां से पास हो? उसके सेंटर से। लो फटाफट। ये रेफरेंस लाइन हो गई, ये हो गई हॉरिजॉन्टल से, ये हो गई सर R equals to 750 न्यूटन। R is equal to 750 न्यूटन। हाँ, आगे T equals to T equal to 12,050। सॉरी 1250। यस सर। T cos 37 is equal to 1000 है, तो 5000 डिवाइडेड बाई 4, तो 5000 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 1250। गुड। और ये हो जाएगा आपका T sin 37 मतलब 1250 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, तो 5 दूना 10 और 5 पच्चीस 25, 250, 25 3 75, 750। सब बास। विनय यस आया? सर, यस सर, आ गया। गुड। सीख रहे हो अब? यस सर। चल गुड। इसकी को तोड़ दिया हमने, ये वाला। यहाँ देखो, पहले तो फ्री वायर डायग्राम बना लेते हैं। क्या इधर mg लग जाएगा?
क्या इधर 1000 न्यूटन होगा? इसमें देखो टेंशन आएगा और यहाँ हो जाएगा रिएक्शन, चलेगा? अब आप सोच के देखो कि ये जो रेफरेंस लाइन हम खींच रहे हैं या रेफरेंस एक्सिस जो हम खींच रहे हैं, ये रोलर के केस में कितना मददगार है। मदद कर रहा है कि नहीं आपकी? ये देखो, Yes, sir, ये आगे। एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। 37. तो टी का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट T cos 37. टी cos T is 37 और ये वाला T sin 37. 37. क्लियर है? अब देखो समेशन एफएक्स अगर 0 करो, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में है इसलिए हम कर रहे हैं। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होता तो हम नहीं कर पाते। क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में है? Yes, sir. यस, इसलिए कर पा रहे हैं। तो समेशन एफएक्स 0, एक्स डायरेक्शन में फोर्स बोलो R माइनस टी साइन 37 इज इक्वल टू 0। ठीक है? समेशन एफ वाई 0, वाई डायरेक्शन में फोर्स बोलो T cos T 37 minus. cos 37 इज इक्वल टू 1000। Yes, sir. तो T कितना आ गया? 1000 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 4। cos 37 4/5, 5 का मल्टीप्लाई इधर, 4 का नीचे, ये हो जाएगा 4 250 और ये हो जाएगा 5 × 5 = 25, 1250 न्यूटन। तो टेंशन आ गया 1250। टेंशन कितना आया? 1250। टेंशन आ गया 1250, यहां रख लो इस इक्वेशन में। तो R इज इक्वल टू आ जाएगा कितना? टेंशन 1250 इंटू साइन 37। तो 1250 इंटू साइन 37 इज 3/5। तो 5 गुना 25, 250, 25 या 75, 750 न्यूटन। चलेगा? बोलो बच्चे। Yes, sir. क्या मेरे बच्चे अब इस टाइप से अगर कहीं फ्री बॉडी डायग्राम बना के आपको रिएक्शन निकालना है या फोर्स निकालना है तो क्या निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? Yes, sir. Yes, sir. और ये क्लियरिटी? Yes, sir. इधर देखो, अब मैं थोड़ा टॉर्क पे भी करा देता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन एक। इधर देखो, जैसे ये बॉडी है और आपने देखा भी होगा और नहीं देखे होगे तो देखो अब। और इसे हमने टांग दिया ऐसे, इसे हमने टांग दिया ऐसे। ये एक रस्सी इधर, सॉरी, एक रस्सी हमने इधर बांध दिया और दूसरी रस्सी हमने यहां बांध दिया। ठीक है? और ये जो रॉड है, इस रॉड का, ये रॉड है और ये रॉड का हमने मास दे दिया। मास है इसका 100 kg है। और इस पे हमने एक यहाँ पे मान लो रॉड की लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक मान लो रॉड की लेंथ है 2 मीटर। कितनी है? 2। ठीक है बच्चे? और ये स्ट्रिंग हो गया 1, स्ट्रिंग हो गया 1 और ये है स्ट्रिंग 2। ठीक है? हमने यहाँ पे, मेरा मन कर रहा था, मैंने यहाँ पे ना एक मास और रख दिया इस पे, ऐसे ऐसे ये रिंग फंसा दी हमने। क्या फंसा दिया हमने? ये रिंग है। ये क्या है? ये रिंग। इस रिंग का अपना मास है, मास ऑफ रिंग इज 2 kg। कितना kg? 2 kg। और ये रिंग यहां से ये मान लो 50 सेंटीमीटर पे है। ठीक है?
कितने सेंटीमीटर पे? 50 सेंटीमीटर। और पूरा सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में। तो आपने बताना है बच्चों, बताइए स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 में टेंशन कितना होगा? हाउ मच टेंशन विल बी इन स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2? लिखो, डिटरमाइन द टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। डिटरमाइन द टेंशन इन स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। पहले क्या करोगे? सबसे फ्री वर्ड डायग्राम बनाओ। किसका? रॉड का बना लेते हैं। देखो रॉड का फ्री वर्ड डायग्राम देखो। रॉड मैं करा रहा हूं, ठीक है? देखो रॉड का फ्री वर्ड डायग्राम बना लेते हैं। तो ये हो गया रॉड, ये हो गया रॉड। इसका लेंथ यहां से 2 मीटर है, बिल्कुल। अब देखो ये रॉड हो गया, इसका सेल्फ वेट, इसका खुद का वेट कितना होगा? अगर जी कितना ले लो, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी ले लो, तो बताओ रॉड का सेल्फ वेट कितना होगा? 1000 न्यूटन। 1000 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हो। कहाँ एक्ट करेगा? डाउनवर्ड। सेंटर ऑफ मास। डाउनवर्ड तो एक्ट करेगा, लेकिन उसके सेंटर ऑफ मास पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके कहाँ एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ मास पे। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? मिड इसका मिड पॉइंट पे। इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा? 1 मीटर पे होगा कि नहीं होगा? बोलो यार। यस सर। पक्का ना? ये दिमाग में आप बिठा लो, नहीं तो अगर आप डिस्टेंस नहीं दिखाओगे तो टॉर्क नहीं निकाल सकते, क्योंकि टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई फोर्स तो आप दिखा दोगे कि 1000 न्यूटन लगेगा, लेकिन कहां लगेगा ये कौन बताएगा? तो ये हो जाएगा 1000 न्यूटन। किधर की तरफ? डाउनवर्ड। किधर की तरफ? यहां से कितनी डिस्टेंस पे? 1 मीटर। 1 मीटर पे। या तो यहां से 1 मीटर दिखा लो, या तो यहां से 1 मीटर दिखा लो, बात बराबर है। कोई तकलीफ नहीं ना? ठीक है, यस सर। ओके। आप बताओ एक्सटर्नल फोर्स है इस पे? यस। Yes, कौन कौन? ये स्ट्रिंग बता हुआ, ये स्ट्रिंग बता हुआ, और ये जो रिंग है, क्या है ये? रिंग का भी तो अपना वेट इस पे लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? Yes, sir. इधर की तरफ डाउनवर्ड कितना? बोलो कितना वेट इसका लग रहा होगा? 20 20 न्यूटन। न्यूटन। 20 न्यूटन। यहां से कितनी डिस्टेंस पे दिया हुआ है? देखो 50 सेंटीमीटर है ये। 50 सेंटीमीटर मतलब कितना मीटर? 0.5। 0.5 मीटर। 0.5। और अब दिखा दो टेंशन। टेंशन दिखाओगे, यहाँ टेंशन दिखा दो किधर? ऊपर कितना? T1। यहाँ टेंशन दिखा दो किधर? ऊपर कितना? T2। चलेगा? ये हो गया इसका फ्री बॉडी डायग्राम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम। अब आपको T1 T2 निकालना है। क्या करोगे आप? कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करो। कौन सा? अब देखो यहाँ पे सारे फोर्स एक्स में लग रहे हैं या वाई में है? Why? वाई में है। तो आपको समेशन एफ एक्स जीरो करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जीरो है। आप समेशन एफ वाई जीरो करो। देखो समेशन एफ वाई जीरो करोगे तो वाई डायरेक्शन में फोर्स देखो कौन कौन सा है। एक है T1 20, 100, 1000 और T2। तो T1 ऊपर है पॉजिटिव 20 न्यूटन, नीचे निगेटिव
1000 नीचे नेगेटिव, T2 ऊपर प्लस T2 बराबर और कुछ नहीं है 0। क्या यही बनेगा? Yes, sir. अब देखो T1 प्लस T2 क्या आया? क्या आया बच्चे? 1020 न्यूटन आया कि नहीं आया, ये बताओ। Yes, sir. अब मुझे ये बताओ, आपने यहां एक इक्वेशन निकाला, उसमें T1 और T2 की वैल्यू दोनों है, दूसरा कोई इक्वेशन नहीं बन रहा है। समेशन एफएक्स आपको नहीं जीरो कर लिया, वहां एक्स जीरो करने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी एक्स में फोर्स कोई लगी नहीं रहा था। तो आप T1 और T2 की वैल्यू निकालोगे कैसे? क्या एक इक्वेशन से दो अननोन सॉल्व हो सकते हैं? No, No, sir. sir. नहीं हो सकते। तो आपको दूसरा इक्वेशन चाहिए। दूसरा इक्वेशन कैसे निकालेंगे? देखो दूसरा इक्वेशन निकालें, अगर मान लो ये स्ट्रिंग नहीं होता, ये नहीं होता, तो क्या ये इसी पोजीशन में होता या गिर गया होता? गिर गया था। पक्का? Yes, sir. इसका मतलब है कि ये स्ट्रिंग जो है, ये स्ट्रिंग जो है या ये वाला स्ट्रिंग जो है, कोई दोनों में से एक इस पूरे बॉडी पे जो टॉर्क लग रहा होगा उसका ये एंटी टॉर्क दे रहा है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में घुमा दे रहा है। ध्यान से समझना। अगर मैं ये हटा दूं तो क्या ये ऐसे नीचे गिरेगा? Yes, sir. तो ये वाला स्ट्रिंग क्या कर रहा है? ये वाला स्ट्रिंग इसे ऐसे गिरने से रोक रहा है कि नहीं? Yes, sir. आई बात समझ में कि नहीं आई? I इसका Yes, sir. मतलब यहां फोर्स के अलावा और क्या इक्विलिब्रियम में है, या और किसको ये, और कौन से मोशन को ये रोक रहा है? ट्रांसलेशनल तो रुका ही रुका है, और कौन सा रुका है? Angular. रोटेशनल। ये रोटेट भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब टॉर्क क्या है? Rotational force. 0। रोटेशनल फोर्स मतलब टॉर्क। टॉर्क क्या है यहाँ पे? 0. 0 है। तो टॉर्क को 0 करो। किसको 0 करो? टॉर्क। ध्यान से समझना, टॉर्क को 0, टॉर्क को 0 करो। नेट टॉर्क एट एनी पॉइंट शुड बी 0। नेट टॉर्क एट एनी पॉइंट शुड बी 0। क्लियर है? Yes, sir. इस एक चीज लिखो, नेट टॉर्क हम उस पॉइंट के अबाउट 0 करते हैं, या नेट टॉर्क हम उस पॉइंट के अबाउट लेते हैं जहां कम से कम एक अननोन फोर्स हो। We must take torque about that point where at least one unknown force will exist. हम टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट लेते हैं जहां कम से कम एक फोर्स, क्या एक अननोन फोर्स क्या करे? एग्जिस्ट करे या हो। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उस अननोन फोर्स के कारण जो टॉर्क होगा वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो यहाँ कितने अननोन फोर्स हैं? 2. 2। उसमें किसी एक के अबाउट टॉर्क 0 कर लो। तो मान लो हम इसके अबाउट टॉर्क 0 कर रहे हैं, मान लो कि हम इसके अबाउट टॉर्क 0 कर रहे हैं, T1 के अबाउट। किसके अबाउट? T1 के about. T1 के अबाउट। तो लिखो टॉर्क अबाउट T1 इज इक्वल टू 0। टॉर्क अबाउट, लिख लो आप इसको, अबाउट T1 इज इक्वल टू 0। टॉर्क अबाउट T1 इज इक्वल टू 0। तो T1 के अबाउट टॉर्क ले लो। अब सारे फोर्स के कारण इसके पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो। क्या ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो? Yes, sir. आप टॉर्क निकालना जानते हो? बिल्कुल जानते हो। तो देखो इसके अबाउट टॉर्क, पहले T1 के कारण टॉर्क बोलो। 0। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। T1 तो है लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है. इसलिए 0। चलो 20 के कारण लोगे कि नहीं लोगे? Yes, sir. कितना होगा? 15. 20 इंटू यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 0.5. 0.5। तो 20 इंटू 0.5 क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज?
clockwise, ये इसको कैसे घुमाएगा इस पॉइंट के अबाउट? clockwise, पॉजिटिव की नेगेटिव? negative, नेगेटिव। याद रखो जो मैंने पढ़ाया था। इस 1000 के कारण इस पॉइंट पे टॉर्क बोलो। 1000 इंटू यहां से ये डिस्टेंस बोलो 1 1 meter, 1। क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? clockwise, क्लॉकवाइज। पॉजिटिव की नेगेटिव? negative, negative, नेगेटिव। T2 के कारण होगा yes sir, कितना होगा? T2 into 2, कितना? पॉजिटिव की नेगेटिव? positive, पॉजिटिव। बराबर 0, क्या T2 की वैल्यू निकल जाएगी? नहीं सर। T2 की वैल्यू निकल गई। कितना आया T2 की वैल्यू? क्या 1010 आया? अरे आया कि नहीं आया? सॉरी, 1010 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 505। देखो यार, ये कितना आएगा? ये आ जाएगा 10। ये कितना आएगा? 1000। तो ये हो जाएगा 1000 प्लस 10 मतलब 1010 और डिवाइडेड बाई 2। तो T2 कितना आया? 505। सर। आया कि नहीं आया? yes sir, अब T2 505 आया, यहाँ रख दोगे तो क्या T1 की वैल्यू नहीं आ जाएगी? आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। yes तो sir, T1 कितना होगा? 515 न्यूटन। और T1 ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना बिल्कुल होना चाहिए। T1 की तरफ एक्स्ट्रा लोड है। अरे है कि नहीं है? yes sir, पक्का? यस सर। समझ में आया? यस सर। कहाँ टॉर्क जीरो करेंगे, कहाँ टॉर्क जीरो नहीं करेंगे? अगर पैरेलल फोर्सेस लग रहे हैं, ये सारे फोर्सेस पैरेलल ही तो थे। ये सारे क्या हैं? पैरेलल फोर्सेस। अगर पैरेलल फोर्सेस एक बॉडी पे लग रहे हैं तो टॉर्क जीरो करना है, और अगर सारे फोर्सेस एक पॉइंट से पास हो रहे हैं तो टॉर्क जीरो करने की जरूरत नहीं है। नहीं है। समझ में आया? yes sir. अब मिलते हैं कल।